नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करूँगा। लगता है कि अब महाराष्ट्र में भी NRC की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब NRC महाराष्ट्र में भी लागू होने जा रही है। इसके अलावा NRC मामले पर साबिक जजों और सिविल सोसाइटी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट की भी तनकीद की है, जो मामला इस वक्त आसाम में पेश आया। इसके अलावा नाजरीन, नरेंद्र मोदी की हुकूमत के 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं भारत में, तो इस मौके पर वो कितने कामयाब रहे और क्या कुछ हुआ, उसका एक मुख्तसर आज खाका आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। जनूबी कश्मीर में फ़ौज ने आर्टिकल 370 हटने से जो फ़ायदे हुए हैं उसके इश्तिहारात लगाने की कोशिश कर रही है, और इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुहर्रम से कबल कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं। इन तमाम तफसीलात में मैं आप रोशनी डालूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें और दूसरों तक इस वीडियोज़ को पहुँचाने में हमारी मदद करें। नाज़रीन, सबसे पहले एक वीडियो देखिए। ये वीडियो बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की है। यहाँ पर एक मामले की छानबीन करने, बल्कि कत्ल के मामले की छानबीन करने पुलिस पहुँचा था, तो उस पुलिस की लोगों ने मिलकर के मॉब लिंचिंग कर दी, यानी उस पर अटैक कर दिया और उसको जगह छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये है कानून के साथ अवाम का रवैया। ये वीडियो खूब वायरल हो रही है और ट्विटर में खूब शेयर की जा रही थी, तो ज़रूरी समझा कि इस वीडियो को आप लोगों के सामने रखें। बहरकैफ नाज़रीन, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। वैसे तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी मुहिम के दौरान ही कह दिया था कि उनकी हुकूमत पूरे मुल्क में NRC लागू करेगी, और आसाम में इस ताल्लुक़ से हतमी फहरिस्त 31 अगस्त को जारी भी हो गई है और आसाम के 19 लाख लोगों के नाम इस फहरिस्त में नहीं। जिन अफराद के नाम फहरिस्त में नहीं है उनमें कई अफराद का ताल्लुक़ फ़ौज और दीगर महकमों से भी है। आसाम के बाद अब ऐसी खबरें हैं कि रियासत महाराष्ट्र में भी NRC लागू करने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र की वजारत दाखिला रियासत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों को हिरासत में रखने के लिए नज़रबंदी मराकिज़ बनाने की तैयारी कर रही है। NDTV की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र हुकूमत की वजारत दाखिला ने नवी मुंबई प्लानिंग अथॉरिटी से नज़रबंदी मरकज़ बनाने के लिए ज़मीन देने को कहा है। हुकूमत के इस कदम से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आसाम के बाद महाराष्ट्र में भी ऐसे लोगों का पता लगाने की तैयारी है जो गैर कानूनी तौर पर वहाँ रह रहे हैं, और उन गैर कानूनी लोगों को हिरासत में रखने के लिए नज़रबंदी मरकज़ बनाए जाएंगे। NDTV की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र सिटी एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को महाराष्ट्र हुकूमत की वजारत दाखिला की जानिब से एक ख़त लिखा गया है। इस ख़त में नेरोल में 2 से 3 एकड़ ज़मीन देने की बात कही गई है। वाज़ेह नेरोल मुंबई से 20 किलोमीटर के फासले पर है। इस खबर के बाद महाराष्ट्र में बाहर से आए लोगों में ज़बरदस्त बेचैनी पाई जा रही है और एक किस्म का दहशत बना हुआ है, और मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को आज दिया है, जिसकी वजह से अब ये अफरा तफरी का माहौल पूरे महाराष्ट्र में बनने वाला है। इस बीच नाजरीन, NRC को लेकर के एक और ख़बर आई। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों में से मदन बी लोकर और कोरियन जोसेफ और दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस AP शाह समेत सिविलियन जिवरी ने आसाम में NRC के मुद्दे से निमटने में अदालत के तरीक़ों की सख्त तनकीद की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिवरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले ने NRC की कार्रवाई को शुरू किया वो गैर मुसद्दिक़ा और गैर मुस्तनद डेटा पर मबनी था, जिसके मुताबिक खारिजी गुस्से की वजह से हिंदुस्तान में जिलावतनी हो रही है। यही वजह थी कि अदालत ने मुहाजिरों के साथ गैर इंसानी सलूक किया और उनकी आज़ादी और इज्जत के साथ जीने के हुकूक की खिलाफ वर्जी की। जिवरी ने आगे ये भी कहा कि इतने बड़े पैमाने पर चलाई गई मुहिम के बावजूद अदलिया की मुअय्यना मुद्दत तय करने की जिद ने कार्रवाई और इसमें शामिल लोगों को दोनों पर दबाव बढ़ा दिया। जिवरी की रिपोर्ट में कहा गया कि जब अदालत इस तरह की कार्रवाई की जिम्मेदारी संभालती है तो गलतियों को ठीक करने में दुश्वारी होती है। वाज़ेह हो कि पीपल्स ट्रिब्यूनल अवामी समाअत की एक ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें आईनी कार्रवाई और इंसानी हुकूक पर समाअत के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों को जिवरी में शामिल किया जाता है। इस पीपल्स ट्रिब्यूनल का इनेकाद सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने शनिचर और इतवार को किया था। जिवरी ने आसाम के लोगों की ज़ाती गवाही और कानूनी माहिरीन को सुना जिन्होंने NRC को अपडेट करने की कार्रवाई में हिस्सा लिया था। उसमें वकील अमन वदूद, गौतम भाटिया, वृंदा ग्रोवर और महिर देसाई शामिल थे।
जेवरी ने जोर देकर कहा कि शहरियत हुकूक के होने का हक है और ये जदीद समाज में सबसे बुनियादी इंसानी हुकूक में से एक है। जेवरी ने यह भी कहा NRC से बाहर किए जाने, गैर मुल्की करार दिए जाने और आखिर में हिरासत में भेजे जाने के डर ने कमज़ोर कम्युनिटी बिलखुसूस बंगाली नज़ाद आसामी मुस्लिम और आसाम में रहने वाले बंगाली हिंदुओं के दरमियान मुस्तकिल सदमे की हालत पैदा हो गई है। और अब यही हाल दीगर मुल्कों में, दीगर रियासतों में भी करने की कोशिश कर रही है, जिस पर जो है बीजेपी को दोबारा सोचना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जब दोबारा इख्तिदार पर आए नरेंद्र मोदी, तो उनकी 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं हुकूमत करते करते। अब ये कितने कामयाब रहे या डर और खौफ का माहौल रहा मुल्क में, इस बात को लेकर के नवाब अली अख्तर ने एक बेहतरीन तबसरा किया है। उसकी कुछ बातें आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मरकज़ में नरेंद्र मोदी की हुकूमत के वजूद में आने के बाद से बढ़कर एक बड़े बड़े इक़दाम करने के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जायज़ा लिया जाए तो ज़मीनी हक़ाइक़ समाजी तरक्यात के हवाले से न सिर्फ उन्हें मुस्तरद करते हैं, बल्कि जो सूरत हाल है और जिसका एतराफ़ ख़ुद हुकूमत ने किया है, वो इसके बरखिलाफ़ समाज को तोड़ने, भाईचारे को ख़त्म करने और तशद्दुद को बढ़ावा देने की है। समाजी तरक्की का ताल्लुक़ समाज के माहौल से मरबूत है। अगर समाज में अमन अमान होगा तो समाज तरक्की की रफ्तार पकड़ेगा। बसूरत दीगर बदअमनी, इंतशार, तशद्दुद और अदम इत्मीनान की कैफियत में समाजी तरक्की का दायरा सुकड़ कर सिफर पर पहुँच जाएगा। गुज़श्ता 100 दिनों की हुक्मरानी में समाजी सूरत हाल इसी नहज पर पहुँच गई है। इसके बावजूद मोदी हुकूमत की जानिब से इस सूरत हाल को बदलने और समाज को मुस्बत खतूत पर ले जाने के इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि जो लीडरान जहर उगलने और माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं, हुकूमत अपने खामोशी से उनके हौसलों को बढ़ा रही है। लोकसभा इंतखाबात में मिली ज़बरदस्त अक्सरियत के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी मुद्दत के 100 दिन पूरे कर लिए। ऐसे में इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिर वज़ीर आज़म मोदी के 100 दिन किस तरह थे और इन दिनों में मोदी हुकूमत किन किन तनाज़ात से घिरी रही। सोशल मीडिया का मायाजाल अब चारों तरफ फैल गया है, जैसा कि आप जानते हैं, इसलिए अपनी नाकामी को छुपाने की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। इस दौर में रोज़ाना तकरीबन एक वीडियो या तस्वीर ऐसी देखने को मिल जाती है जिसे देखकर मुहज़्ज़ब समाज कांप उठता है। कभी बच्चा चोरी के शक में खातून को पीट दिया जाता है, तो कभी मोबाइल चोरी के शक में किसी नौजवान को। ठीक ऐसा ही मामला झारखंड में देखने को मिला था, जब मोटरसाइकिल चोरी के शक में तबरेज़ अंसारी को हुजूम ने पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, हुजूम ने पहले अंसारी से जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था। अगरचे मॉबलिंचिंग के मसले पर पहली बार वज़ीर आज़म मोदी ने खामोशी तोड़ी थी, हालांकि इसका कोई असर होता नजर नहीं आया। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि इससे उन्हें दुख पहुंचा है और कसूरवारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या वज़ीर आज़म के महज कह देने से लिंचिंग के वाक़यात रुके? जवाब आपके सामने है। मोदी हुकूमत के 50 दिन पूरे होने पर फिल्मी दुनिया से मुंसलिक 49 शख्सियात ने अदम बर्दाश्त के मामले पर वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखा था। इस खत में लिखा गया था कि आम लोगों को भड़काने के लिए जय श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन शख्सियात ने वज़ीर आज़म मोदी से एक ऐसा माहौल बनाने का मुतालबा किया जहां अदम बर्दाश्त को कुचला न जाए और मुल्क एक मजबूत कौम बने। इन 49 शख्सियात में गैंग्स ऑफ वसीपुर के डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी शामिल थे। हाल ही में उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया और आप वजह जानना चाहेंगे तो सुनिए, क्योंकि अनुराग कश्यप के वालिदैन और बेटी को धमकियां मिल रही थी। कश्यप ने जब अपना ट्विटर डिलीट किया था तो उन्होंने इससे पहले लिखा कि अगर वो इस फोरम पर अपने मन की बात करने के लिए आज़ाद नहीं है तो वो उसे छोड़ देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जब आपके वालिदैन को फ़ोन आने शुरू हो जाए और आपकी बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगे तो फिर कोई भी बाप कोई बात नहीं करना चाहेगा, कोई वजह या कोई भी दलील नहीं बचेगी। आवाज़ दबाने वाले हुक्मरानी करेंगे और आवाज़ दबाना जीने का नया तरीका होगा। सबको यह नया भारत मुबारक हो और उम्मीद है कि आप सब इसमें आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, अखबारात पढ़ने से लगता है कि मुल्क में मजहबी मुनाफरत इंतहा को पहुंच चुकी है। अखबारों में तज्जिया निगार पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म खुद क्यों खामोश है। क्या उन्हें नफरत फैलाने वालों को वाज़ेह पैगाम नहीं देना चाहिए कि वो खुद को लगाम दे? वज़ीर आज़म को शायद अखबारात भी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही है और जब तक वो अखबार पढ़ेंगे तो उनकी नज़र फिर उन अफवाहों पर जाएगी कि वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म के दरमियान रस्साकशी चल रही है। हफ्तों से अफवाहें जारी हैं कि उन्होंने वज़ीर दिफा के बेटे को बुलाकर डांटा क्योंकि वो मुबैना तौर पर कुछ अफसरों के तबादले कराने की कोशिश कर रहे थे। बात इतनी बड़ी कि खुद राजनाथ सिंह, वज़ीर आज़म के दफ्तर और पार्टी के सदर अमित शाह ने अलग अलग बयान जारी करके उसकी तरदीद की। ऐसी ही कई दूसरी अफवाहें भी गर्दिश कर रही है। हैरत अंगेज़ लेकिन नाकाबिल यकीन, चूँकि ये अफवाहें हैं इसलिए झूठी होंगी, लेकिन उन्हें फैलाने वालों का बुनियादी पैगाम यह है कि वज़ीर आज़म की निगाह सब पर है, वो सब देख रहे हैं।
मालूम नहीं कि सब पर निगाह रखना अच्छी बात है या ख़राब, लेकिन बिगड़ते हुए माहौल को वो अगर देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं तो उनकी 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर एक न धुलने वाला बदनुमा दाग होगा। बहकाइफ नाज़रीन, एक लंबा रिपोर्ट है मॉबलिंचिंग के सिलसिले में जो 100 दिन में हुए और उसके अलावा दीगर वाक़यात, और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि इस 100 दिन की मुद्दत में इक़्तिसादी हालात जो नीचे आ रहे हैं, जो गिरावट आ रही है, और जो ऑटो सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग के कंपनियों में जो गिरावट आ रही है, बेरोज़गारी में जो गिरावट आ रही है, वो सबसे बड़ी नाकामी मानी जा रही है मोदी हुकूमत की। लेकिन इसके बावजूद भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है और हुकूमत की असल चेहरे को लोगों के सामने लाने की भी कोशिश नहीं कर रहा, जो सबसे बहुत ही अफसोसनाक बात है। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से खुसूसी रियासत का दर्जा ख़त्म किए जाने के बाद फ़ौज ने जनूबी कश्मीर के कुछ हिस्सों में मकामी लोगों को आर्टिकल 370 हटने से होने वाले फ़ायदे को समझाने के लिए पोस्टर लगाए और तकसीम किए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब लेफ्टिनेंट जनरल के JS ढलन से पूछा गया कि इश्तिहारी मुहिम फ़ौज चला रही है या मरकज़ी हुकूमत की हिदायत पर हो रहा है, तब उन्होंने 4 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ कोई मुनज़्ज़म मुहिम नहीं चल रही है। उन्होंने कहा इलाके के फ़ायदे के लिए गुज़श्ता 30 सालों से फ़ौज यहाँ पर भाईचारा लाने की कोशिश में लगी है, जिसके तहत उसने लोगों को मुतासिर करने वाले उलमा, असातिज़ा, तलबा और सरपंचों से बातचीत की है। पुलवामा के अरिहल में मकामी लोगों ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर उर्दू में लगे पोस्टर दिखाए। उन पोस्टरों में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को रियासत से हटाए जाने के फ़ायदे के बारे में तफसील से बताया गया। इन फ़ायदों का तज़किरा सेहत, तालीम, सयाहत और जायदाद के हुकूक और RTI के ज़ुमरों के तहत किया गया था। उसने मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों जैसे आयुष्मान स्कीम की तोसी और मिड डे मील जैसे पहलुओं के फ़ायदों को लिस्ट किया गया। पोस्टर में लिखा है नए कोचिंग सेंटर्स और प्राइवेट स्कूल बनेंगे, नए होटल बनेंगे, मरकज़ की निगरानी में रहने का माहौल अच्छा होगा, ज़मीन की कीमत बढ़ेगी। बहरकैफ नाज़रीन, बहुत सारे मुख्तलिफ जो है चीज़ें पेश करने की कोशिश की गई है। इस बीच में इतवार को कश्मीर में मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान शिया मुस्लिम अज़ादारों और सिक्योरिटी एहलकारों के माबैन होने वाली झड़पों के बाद वादी के कई इलाकों में 8 सितंबर को एक बार फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मकामी हुक्काम के अलावा आईनी शाहिदीन ने भी तस्दीक की है कि 7 सितंबर की शाम मुहर्रम के एक रिवायती जुलूस के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने जब अज़ादारों को रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शरीक मुसलमानों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़पें शुरू हो गई। इन झड़पों में कम से कम 12 मकामी बाशिंदे और 6 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। इन झड़पों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए पेलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। काबिल ज़िक्र है कि कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब हर साल निकाले जाने वाले मुहर्रम के रिवायती जुलूस की तरह श्रीनगर में इस साल भी मुहर्रम के पहले अशरे के दौरान मकामी शिया मुसलमानों ने एक जुलूस निकालने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने जुलूस की सूरत में शहर में निकलने की इजाज़त देने को राज़ी नहीं हुए। इन झड़पों के दौरान भीड़ ने सिक्योरिटी एहलकारों पर पथराव भी किया। एक मकामी हुकूमत एहलकार ने अपने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक की कि झड़पें रात गए देर तक जारी रहीं। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मुसलसल आंसू गैस के शेल फायर करने के अलावा पेलेट गनों से भी फायरिंग की, जिसमें बहुत सारे लोगों ज़ख्मी हो गए। ये खबरें आ रही है कश्मीर से। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। पूरे 35 दिन गुजर गए हैं। वादी में अभी भी वही सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और मुहर्रम का महीना आने के बाद मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी गई हैं जो किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं है। पूरी बस्ती को 35 दिनों तक जो है किसी जगह लॉक कर देना और उन तक बुनियादी मसाइल को, बुनियादी तिब्बी सहूलियात को फराहम ना करना, वाकई वो भी एक ऐसे दौर में जब पूरी दुनिया कहती है कि तरक्यात का दौर है, हर एक की आवाज़ होनी चाहिए, हर एक को इंसानी हुकूक हासिल होनी चाहिए। ऐसे दौर में जब 35 दिनों तक किसी बस्ती को लॉकडाउन किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि महसूस किया जा सकता है कि किस तरह की जो है इस वक्त जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे इजाज़त दे। आज के प्राइम टाइम में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।